चैप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट, ठीक है। इसको ब्रेक करके हम लोग चलते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट लिखे हम लोग प्रोविजन एंड रिजर्व। इसमें हम लोग कंप्लीट लास्ट क्लास जो किए थे सिर्फ हम लोग प्रोविजन एंड रिजर्व पे बात किए थे। सर थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर से इसको लेके चलिए। तो होता कुछ ऐसा है, होता ऐसा है कि हम लोग 31 मार्च पे खड़े होते हैं। 31 मार्च पे एक इंसान खड़ा होता है और ये क्या कर रहा होता है? ये कर रहा होता है, ये अपना फाइनल अकाउंट बना रहा होता है ना। 31 मार्च को खड़ा होता है और ये अपना फाइनल अकाउंट बना रहा होता है। तो ये बोलता है कि जो भी इस पीरियड के एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंस जब भी होगा ना बिजनेस में, तो इसका सेकेंड इफेक्ट दो चीज हो सकता है। जब भी कोई एक्सपेंस इनकर्ड होगा बिजनेस में तो दो चीज हो सकता है। एक्सपेंस अकाउंट जब भी डेबिट होगा तो जो भी चीज क्रेडिट होगा उसका दो रीजन हो सकता है, दो जगह वो अफेक्ट कर सकता है। या तो ये क्या करेगा, एसेट्स को घटाएगा। दूसरा क्या कर सकता है, लायबिलिटी को बढ़ा सकता है। ये होगा ना, कोई भी एक्सपेंस होगा तो दो चीज हो सकता है, या तो एसेट्स को घटाने वाला चीज हो सकता है या तो लायबिलिटी को बढ़ाने वाला चीज हो सकता है। तो कल की क्लास में हमने ये देखा था कि अगर कोई लायबिलिटी यहां पे लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी यहां पे नोन है, ठीक है ना। लायबिलिटी यहां पे भी है और लायबिलिटी यहां पे भी था और लायबिलिटी यहां पे भी था। कहां पे था? यहां पे था। तो अगर लायबिलिटी मेरा नोन है, ठीक है, और अमाउंट क्या था इसका, अमाउंट अननोन है, सॉरी यहां पे तो नोन था। बोलता था जब लायबिलिटी आपका नोन है तो लायबिलिटी आ कहां से रहा है? लायबिलिटी वर्ड्स बोल रहा है हमेशा लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी आ कहां से रहा है? ये आउट ऑफ एक्सपेंस। वर्ड्स क्या था कल की क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमेशा हम लायबिलिटी बोल रहे थे, इस पे हम फोकस नहीं कर रहे थे कि लायबिलिटी आ कहां से रहा है। लायबिलिटी आता कहां से है? कोई खर्च हुआ है उसकी वजह से लायबिलिटी आएगा, ठीक है ना। तो लायबिलिटी तो है और लायबिलिटी का अमाउंट भी नोन है, लायबिलिटी है अमाउंट भी नोन है। तो हमने क्या बोला था, डायरेक्ट आप क्या बुक कीजिए, डायरेक्ट एंट्री करिए। आप लायबिलिटी डायरेक्ट बुक कीजिए। क्या बुक करें आप, हम लोग यहाँ पे लायबिलिटी बुक करना है। बट अगर लायबिलिटी मेरा नोन है, मेरे को पता है कि कोई खर्च हुआ है, मेरे को पता है कि कोई एक्सपेंस हुआ है, बस इतना ही पता है कि कोई एक्सपेंस हुआ है, बट एग्जैक्ट अमाउंट मेरा नोन है कि अननोन है? अननोन है। तो हम क्या बोले थे कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन तो करना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट कहां से लाए? एस्टिमेट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को सोचना पड़ेगा कि कितना खर्च हो सकता है, 10,000 है, 15,000, 20,000। तो सबसे पहले अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट करेंगे, अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, एस्टिमेट लगाएंगे और उससे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। जो लास्ट क्लास मिसिंग है उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, बट मेक श्योर उसको इसके बाद वाले चीजों में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जाकर के आप घर पे रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये चीज हम वही चीज बता रहे हैं जो लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको चेक क्या करना है, ये जो फाइनल अकाउंट बना रहा है बंदा वो ये चेक करेगा कि लायबिलिटी नोन है, अमाउंट नोन है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी नोन है, अमाउंट अननोन है, तो क्या क्रिएट करेगा, प्रोविजन। प्रोविजन जब भी क्रिएट होगा तो दो चीज हो सकता है, कल के डिफिनीशन में हम लोग देखे थे कि या तो हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा या तो एसेट क्या होगा, घटेगा। एक्सपेंस का क्या इफेक्ट है, एक्सपेंस का दो ही इफेक्ट है। प्रोविजन किसके लिए कर रहे हैं, कोई एक्सपेंस के लिए कर रहे हैं, वैसे एक्सपेंस जिसका अमाउंट हमारे लिए क्या है, एग्जैक्ट पता नहीं है। तो प्रोविजन जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे तो उसका इफेक्ट दो जगह होगा, या तो लायबिलिटी घटेगा, सॉरी लायबिलिटी बढ़ेगा, या तो एसेट क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट अवर प्रोविजन। और रिजर्व क्या होता था, प्रोविजन तो हम लोग सीख लिए कि प्रोविजन ऐसा होता है, और रिजर्व क्या होता था,
रिजर्व होता था कि जब प्रॉफिट निकाल लिए ना, उसको क्या कर देते थे हम लोग, सेट असाइड कर देते थे। क्यों सेट असाइड कर देते थे? कि फ्यूचर में अगर कुछ लॉस होगा और क्या होगा, मतलब कि अनसर्टेनिटी कुछ आता है, फ्यूचर में कोई लायबिलिटी जैसा डेवलप होता है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए रखते हैं। ये यहाँ पे टर्म एक्सपेंस के साथ साथ ना बुक में आपको लॉस भी रहेगा। लॉस हो या एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, आपका दो इफेक्ट पड़ेगा, या तो एसेट घटेगा या तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो रिजर्व और प्रोविजन में हम लोग कल डिफरेंस देखे थे। प्रोविजन में बोलता था क्या, ये प्रोविजन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या था ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या ना हो, यह प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, करना है। लेकिन क्या प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी हम लोग रिजर्व क्रिएट करेंगे क्या? इसको क्या बोलते थे हम लोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या बोले थे हम लोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कंसेप्ट 1 हम लोग कर लिए। अब कंसेप्ट 2, कंसेप्ट क्या है हमारा, 2। कंसेप्ट 1 कर लिया हमने, कंसेप्ट 2 पे चलते हैं। कंसेप्ट 2 में क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। थोड़ा बहुत हिंट दी है इस टॉपिक के बारे में, डिटेल में नहीं पढ़ा है। डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हिंट आपको दिया है, कुछ ग्राफ वगैरह बनाएंगे ना, फोटो वगैरह बनाएंगे, तब लोग को लगेगा इस टाइप का फोटो कहीं और भी सर बनाए थे, लेकिन पढ़ाए नहीं है डिटेल में। चलो आज हम लोग इसको देखते हैं। डायरेक्ट एक बीच में लाइन खींच देते हैं, लाइन नहीं, लाइन के लिए तो मेरे पास यार, कंसेप्ट 2 क्या है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बीच में एक लाइन खींचा, क्यों खींचा, एक तरफ हम बनाएंगे डिप्रिशिएट करने के लिए नहीं, एक तरफ हम बनाएंगे, रुको, एक तरफ हम बनाएंगे फैक्ट्री, फैक्ट्री तो बड़ा रहेगा ना, ये हो गया मेरा फैक्ट्री। क्या यार, हमको बहुत परेशान करते हैं। ये क्या बन गया मेरा, फैक्ट्री। एक दुकान सिर्फ, एक बिजनेस सिर्फ फैक्ट्री पे चल जाएगा? इधर बन गया फैक्ट्री, इधर क्या बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे होंगे बताओ, थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ। यहाँ पे बनाए हम लोग शोरूम ना, क्या बनाइए, शोरूम। ठीक है, अच्छा नाम है। यहाँ पे क्या बनाए हम लोग, शोरूम बना रहे हैं। फैक्ट्री में क्या काम होता होगा, रॉ मटेरियल से क्या बनाते होंगे लोग, फिनिश्ड गुड्स बनाते होंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल लाते कहाँ से होंगे, कहीं ना कहीं से खरीदते होंगे, यहाँ पे परचेज करते होंगे। ठीक है, परचेज करते होंगे तो हम लोग क्या करते होंगे, परचेज करने के बाद डायरेक्ट पहुंच जाता होगा, ट्रांसपोर्टेशन से आता होगा। ट्रांसपोर्टेशन किस में होगा, ट्रक में बनेगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, ट्रक। ट्रक में सामान रखा है, ठीक है, ट्रक में हमारा सामान रखा है, ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट किए, तो यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल है। खर्च देखना, परचेज किए, खर्च किए, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट किए, क्या किए, खर्च किए। ठीक है ना, रॉ मटेरियल रख देंगे ला करके अपने फैक्ट्री में, अपने आप बन जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या क्या खर्च होगा, कुछ यहाँ पे डीजल फ्यूल वगैरह खर्च होगा, मशीन कैसे चलेगा, फ्यूल का खर्च होगा। और क्या चीजें खर्च होगा, कुछ वर्कर्स होंगे यहाँ पे, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को हम लोग क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। ठीक है, वेजेस देंगे। और क्या क्या खर्च होगा, और भी बहुत तरह का खर्च आएगा, बताओ कुछ एग्जांपल। क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल में कंसीडर किया जा सकता है, फ्यूल जब बोले तो इलेक्ट्रिसिटी में कंसीडर होगी।
और किसी तरीके का खर्च, टैक्स नहीं, टैक्स को नहीं मान सकते हैं, टैक्स खर्च थोड़ी है। और भी किसी तरीके का खर्च, मान लो ऑफिस में, फैक्ट्री में कोई भी खर्च हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा फिनिश गुड्स क्या हो गया, रेडी हो गया। यहाँ पे फिनिश गुड्स मेरा रेडी हो गया, तो अपने आप चला जाएगा क्या शोरूम में? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या हम लोग ट्रांसपोर्ट का जो पैसा खर्च किया है, इसको क्या बोलते थे हम लोग? फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड्स, इसको क्या बोलते थे? फ्रेट या कैरेज, फ्रेट या कैरेज दोनों एक ही नाम है, कैरेज इनवर्ड्स। यार फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया, तो क्या फिनिश गुड्स अब क्या करना पड़ेगा मेरे को? शोरूम पहुंचाना पड़ेगा। वही ट्रक बनाए कि दूसरा ट्रक बना दे? दूसरा ट्रक बना दे। ये देखो फिर से ट्रक आ गया दूसरा, ठीक है, दूसरा नहीं वही वाला ट्रक है, ठीक है। यहाँ पे सामान देखो भरा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब फिर से ट्रांसपोर्ट में लगेगा, और सामान कहाँ जाएगा? शोरूम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैरेज आउटवर्ड्स, फ्रेट आउटवर्ड्स, ओके फाइन, कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है। ये हमारा कैरेज इनवर्ड्स था, ये हमारा कैरेज आउटवर्ड्स था। अब शोरूम में रखा है सामान, शोरूम में हम पूरा सामान डेस्क यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, पूरा सामान वामान हम लोग सरिया दिए, ठीक है। आएगा लोग शॉपिंग करेगा, ठीक है, इधर गेट बना दे रहे हैं, इधर से लोग आएगा शॉपिंग वगैरह करेगा। अब यहाँ पे भी कुछ एम्प्लॉय लोग हमारे होंगे, ठीक है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लाइट्स लगा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, चमकेगा, ठीक है। हम कुछ भी बना रहे हैं, रीजन बना रहे हैं, तो उसका कुछ पीछे कुछ रीजन है। शोरूम भी मेरा किराए पे, हम लोग क्या देंगे? रेंट। इलेक्ट्रिसिटी लगा है तो क्या चल रहा है, मतलब कि लाइट चल रहा है तो क्या चल लगा वहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी लगा। एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं तो उसको क्या देंगे? सैलरी। सैलरी देंगे या वेजेज देंगे? सैलरी देंगे। शोरूम में काम वाले करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले को सैलरी देते हैं, ठीक है। और भी कुछ कैरेज आउटवर्ड्स है, ठीक है। तो हम खर्च को ना लाइन खींचे, वो लाइन कहाँ पे खींचे थे? कैरेज आउटवर्ड से पहले लाइन खींचे थे। लाइन खींचने का वजह ये था कि गुड्स बनने तक, कहाँ गुड्स बन के रेडी हो गए, जैसे फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया, यहाँ पे एक्टिविटी वगैरह कुछ किए तो बन के रेडी हो गया, यहाँ तक बनने तक जो भी खर्च हुआ उसको हम लोग क्या बोले? उसके बाद का जो भी खर्च हुआ उसको क्या बोले? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मेरे को एक बात बताना, अब हम कुछ कुछ खर्च बोलेंगे, अब वो बोलना कि वो क्या है। आगे अभी कंसेप्ट दे रहे हैं, बाद में तुमको समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आएगा कल समझ में आ जाएगा। क्यों? दोनों तो बोल रही कि सही बोल रही, दोनों खर्ची है तो काहे के लिए काबिल बन रहे हैं? इनडायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है, बट आगे हम लोग समझ में आएगा कि क्यों बने तेज। समझ में आया कि फिनिश गुड्स बनने तक का जो खर्च लगा वो मेरा क्या है? डायरेक्ट। और फिनिश गुड्स बनने के बाद अगर कोई खर्च हो रहा है तो वो क्या है? इनडायरेक्ट, ठीक है। अब बताओ, हम लोग रॉ मटेरियल परचेज किए थे, वो कौन सा खर्च होगा? डायरेक्ट। हम लोग कोई फ्रेट पेमेंट किए, फ्रेट इनवर्ड, क्या होगा? हम लोग मशीन जो खरीदे उसमें कुछ तेल डाले, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे कुछ वेजेज पेमेंट किए, कोई हम ऑक्ट्रे का पेमेंट किए खरीदने के समय, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय टैक्स, वो खर्च होता था ना परचेज करते समय, लगता था जब लोग सामान लेकर के आते थे। और यहाँ पे सपोज यहाँ पे सामान लेकर के आ रहे थे, यहाँ पे क्या था, टोल मिल गया और वो बिहार झारखंड हो गया, तो ऑर्डर पे क्या लेता था कि भाई ऑक्ट्रे दे, तो ऑक्ट्रे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डिपेंड करता है ना ऑक्ट्रे यहाँ है कि यहाँ है, बट अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मानेंगे कि यहीं पे ऑक्ट्रे लगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किए शोरूम का, सैलरी पेमेंट किए, मैनेजर को कमीशन दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा और बताओ, अब मेरे को बताओ कि हम लोग रॉयल्टी पेमेंट किए, रॉयल्टी क्या होगा? डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? नहीं पता, चलो इसको बाद में देखेंगे। समझ में आ गया? आगे चलें, चलो लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस। डिटेल डिफिनीशन उतना ज्ञानबाजी में करके हम नहीं दिखा रहे हैं, वो बुक में देख लेना, बहुत लिखा हुआ होगा डिटेल में। डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो, डायरेक्ट
ठीक है। क्या क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा? परचेज ऑफ गुड्स में जो भी लगा वो मेरा क्या कहलाता है? गुड्स परचेज किए थे तो क्या बोले थे हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंस। और क्या? ब्रिंगिंग देम टू द गोडाउन। क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा? जो कुछ भी जो रॉ मटेरियल खरीदे वो क्या कहलाएगा मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंस। और उस रॉ मटेरियल खरीद के गोडाउन तक लाने तक का जितना भी खर्च हुआ वो सब का क्या कहलाएगा मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद क्या डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी खर्च हुआ सब क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एक्सपेंस ऑन मैन्युफैक्चर। सारा का सारा एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चर करने पे लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ गए? इसी चीज को पूरी जो स्टोरी था यहाँ तक का जो फिगर था इसको 3 पार्ट में बांट दिए। एक तो जो गुड्स खरीदे और दूसरा गुड्स को लाने तक में जो भी खर्च हुआ। डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। फिनिश गुड्स जब बन जाएगा उसके बाद ही ना गोडाउन जाएगा, डायरेक्ट कह सकते हैं। गोडाउन बोले तो फैक्ट्री का बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो इसको चेंज करके फैक्ट्री लिख देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ चलो फैक्ट्री तक, गोडाउन से फिर गोडाउन से लेकर के फैक्ट्री तक आया, सबका सब क्या हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल सा मान के चलना है कि जब तक गुड्स बन के रेडी नहीं हो जाता है तब तक जितना खर्च लग रहा है उस गुड्स पे वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब हो सकता है फैक्ट्री में कोई ऐसा खर्च कर दिए जिसका आउटपुट क्या था? आउटपुट था ही नहीं कि गुड्स बनना, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाना है क्या? फैक्ट्री में किसी का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया और उसको बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। किस बात का डायरेक्ट एक्सपेंस? क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में हुआ ना सर, वो पार्टी कहाँ हुआ था? फैक्ट्री में हुआ था, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है? क्या उस पार्टी होने की वजह से गुड्स बना? गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में वो पार्ट लिया? नहीं, वो क्या कहलाएगा मेरा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो सारी चीज जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि मेरा जो डायरेक्ट एक्सपेंस वाला एरिया है, परचेज किया, लाया, बनाया, उसको छोड़ करके कोई भी खर्च हमारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ क्यों नहीं कहलाएगा भाई? कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखवाते हैं हम लोग किसका? डायरेक्ट एक्सपेंस का कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखवाते हैं। चलो पहले लेकर के आओ, पहले लिखो रॉयल्टी। व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी किसको बोलते हैं? क्या बेसिक क्लास में हम लोग ये चीज किए हैं क्या? नहीं। राइट टू यूज एनीथिंग। एक सेकेंड। पेमेंट मेड फॉर गेटिंग राइट्स टू यूज एनीथिंग। ठीक है, एक एग्जांपल। इस बार मेरा बिजनेस क्या है ना, इस बार मेरा बिजनेस है बुक्स छापेंगे। ठीक है, मेरा बिजनेस क्या है इस बार? हम बुक्स बना करके छापेंगे। बट जो हम बुक्स बना रहे हैं, ठीक है, और बुक्स बनाया, उस बुक्स को लिखा कौन है? भानु सर। उस बुक्स को लिखा कौन है? भानु सर। और हम लोग मिलकर के एक मस्त वाला बिजनेस खोलेंगे, हम लोग बुक्स बना करके बेचेंगे। अब बुक्स लिखा कौन है? भानु सर। तो ऐसा कर सकते क्या कि भानु सर वाला बुक्स अपना प्रिंटर में सेट किए और धड़ाधड़ प्रिंट करके बेचना स्टार्ट कर दिए? ऐसा कर सकते क्या? इस केस में क्या होता है, सपोज हम लोग अगर कोई बुक्स छापते हैं और वो किसी और का वर्क होता है, सपोज भानु सर ने वो बुक्स को लिखा है और उसको क्या कर रहे हैं हम? छाप करके जस्ट बेचेंगे। तो भानु सर को हम लोग को क्या देना पड़ेगा? हम भानु सर का कोई वर्क यूज कर रहे हैं, भानु सर का आर्ट यूज कर रहे हैं, भानु सर का क्या यूज कर रहे हैं? कुछ कंटेंट यूज कर रहे हैं,
तो मेरे को भानु सर को कुछ पेमेंट करना होगा, है ना। सपोज भानु सर के साथ बैठे हम लोग और डील किए कि जब भी एक बुक हम लोग का बनाएंगे तो आपको 50 रुपए का रॉयल्टी देंगे, ठीक है। तो भानु सर को मैंने क्या दिया, रॉयल्टी दिया। क्यों? राइट टू यूज हिज कंटेंट, ठीक है। एक बात बताओ, क्या बुक्स बनाने में इस रॉयल्टी का यूज है डायरेक्टली? नहीं। कैसे? जब तक रॉयल्टी नहीं पेमेंट करेंगे, इस केस में असली रॉ मटेरियल तो रॉयल्टी हो गया। इस केस में असली रॉ मटेरियल क्या है? भानु सर को जो पेमेंट किए हैं उसके बाद कहाँ खर्च है, तो रॉयल्टी भी हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सपोज दूसरा एग्जांपल, अब मेरा बिजनेस है यहाँ पे, क्या मेरा बिजनेस है यहाँ पे, गिट्टी चिप्स, घर बनता है चिप्स, देखिए गिट्टी, अरे वो चिप्स नहीं, जो गिट्टी होता है ना उसको भी चिप्स बोलते हैं। हाँ, सैंडेड चिप्स। सैंड तो मतलब बालू हो गया, हम तो चिप्स का ही बात कर रहे हैं। तो चिप्स इज व्हाट, वो गिट्टी पता ना, कभी पैर में भी गड़ जाता है, अब याद आया। हाँ देखो वो चिप्स, हाँ छर्री। तो छर्री कैसे बनता है, हाउ? पहाड़ को काटते हैं ना, तो पहाड़ किसी का होता है क्या? नहीं। तो पहाड़ जो 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 गिट्टी बनाता है वो भी क्या करता है, सरकार को रॉयल्टी पेमेंट करता है। किस चीज के लिए? पहाड़ को खरीदने के लिए। पहाड़ से बड़ा बड़ा पत्थर खरीदते हैं और सरकार को हम लोग क्या करते हैं, रॉयल्टी देते हैं। और फिर वो पत्थर को लेकर के आते हैं अपने फैक्ट्री में, फोड़ फोड़ के छोटे छोटे चिप्स बनाते हैं और फिर बेचते हैं कि किसी के पैर में गड़ेगा कभी ना कभी जा करके, है ना। तो वो जो हमने रॉयल्टी दिया सरकार को, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। रॉयल्टी समझ गए। और क्या एग्जांपल था इसका, वेजेज। वेजेज में कुछ समझाने की जरूरत है? वेजेज में तो समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कैरीज इनवर्ड्स, सब हम ही बोलेंगे, इनवर्ड्स। और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्या सर अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या बोल दिए? कोयला लगा, डीजल, फ्यूल, गैस, वाटर, पावर, फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है, क्योंकि फैक्ट्री रेंट पे ही, अगर फैक्ट्री नहीं लेंगे तो बनाएंगे कहाँ पे, ठीक है। फैक्ट्री रेंट। और क्या, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का लाइटिंग, ये सब क्या कहलाएगा मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस। और लिखो डॉक चार्जेस। क्या होता है डॉक चार्जेस? एवर हर्ड अबाउट डॉक चार्जेस? डॉक चार्जेस नहीं सुना है। मूवी देखी है, बहुत मूवी देखते हैं। एक समुद्र के किनारे बहुत सारे कंटेनर लगा हुआ होता है, हीरो लोग और विलेन लोग वहां पे मस्त एकदम फाइटिंग सीन चलता है। इस टाइप का बहुत सारे मूवी देखे हैं कि बहुत बड़ा ब्लू कलर का कंटेनर रहता है, रेड कलर का कंटेनर रहता है ना, वहां पे फाइट्स वगैरह चलता है। या कोई लोग पबजी खेला होगा, हाँ पबजी खेला होगा ना, तो कौन सा एरिया था वहां पे कूदते थे, नोवा हुआ साइड कंटेनर लगा हुआ रहता था समुद्र के किनारे, कोई एरिया का नाम बताओ। चिंकी तो वो सिटी था, नोवा हुआ साइड कौन कौन पूल था ऐसे करके कुछ नाम था, जॉर्ज पूल। जॉर्ज पूल याद होगा अगर वो खेला होगा पबजी। तो जॉर्ज पूल क्या होता था, एक समुद्र रहता था, उसके किनारे ढेर सारा कंटेनर लगा होता था, है ना, और कंटेनर पे मस्त कूद कूद के हम लोग फाइट करते थे, है ना। बट अब याद करो कि वो कंटेनर लगा हुआ क्यों होता था भाई वहां पे, मछली में भी राइट।
होता ये है कि सपोज हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका रॉ मटेरियल इंडिया में मिलता ही नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसका रॉ मटेरियल इंडिया में नहीं मिलता है, तो हम लोग जो सामान इंपोर्ट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे समुद्र पे आगे दौड़ के गए, भाग के गए और जाकर के सामान लेके आ गए। देयर इज ए प्रोसेस। गुड्स पहले निकलता है, फिर डॉक पे रखाते हैं। वो जो एरिया है ना उसको डॉक एरिया बोलते हैं। समुद्र के किनारे वाला जो एरिया होता है जहाँ पे गुड्स वगैरह रखाता है, कंटेनर वगैरह रखाता है, उस एरिया को डॉक एरिया बोलते हैं। और जब भी समुद्र पे आपका इंपोर्ट होता है आपका सामान, तो वहां से उठा करके डॉक एरिया पे रखा जाता है, ठीक है। और डॉक एरिया पे वेरीफाई होता है कि जो गुड्स ला रहे हैं सही गुड्स है कि नहीं, इसमें कोई स्मगल्ड आइटम तो नहीं है, कहीं इसमें कुछ बम वगैरह तो नहीं है। ये सब चीज़ वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, बढ़िया से चेक किया जाता है कि आप लोग सरकार को सही इम्पोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं कि नहीं। तो जितना दिन भी वहाँ पे सामान रखा हुआ रहता है ना हमारा, उतना दिन का हम लोग को उस जगह का रेंट देना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉक चार्जेस, ठीक है। तो ये भी डॉक चार्जेस जो पेड है, दैट इज व्हाट, दैट इज ओवर आवर गुड्स, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग आवर परचेज गुड्स टू द फैक्ट्री। तो ये भी डॉक चार्जेस हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर कोई पूछा कि डॉक चार्जेस क्या है, तब हम लोग बता पाएंगे। एक और, स्टोर्स कंज्यूम। स्टोर्स कंज्यूम्ड। अब क्या है कि हम लोग कोई भी गुड्स बनाते हैं ना, एक मस्त प्लास्टिक का बढ़िया वाला लेमिनेट करके गिफ्ट वगैरह करते हैं ना, उस टाइप का हम लोग एकदम बना करके, और फाइनल गुड्स वैसा रेडी होता है एकदम फुल पैकेजिंग के साथ। जो पैकेजिंग मटेरियल होता है मेरा, वो प्लास्टिक का होता है। वो एक बार में ढेर सारा हम लोग खरीद लेते हैं। सपोज एक बार में हमने खरीदा कितना, 1 लाख प्लास्टिक खरीद लिया, ठीक है। मैंने कितना प्लास्टिक खरीद लिया? वो प्लास्टिक याद है ना जो कवर करते हैं जिसको मोड़ मार के, ठीक है। मैंने 1 लाख प्लास्टिक परचेज कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मैंने गुड्स का प्रोडक्शन मात्र 10,000 किया, तो प्लास्टिक कितना यूज हुआ? 10,000, ठीक है। तो एक बात बताओ, खर्च मेरा वो 1 लाख प्लास्टिक का हुआ है कि जितना यूज किया उतना? जितना 1 लाख कैसे होगा? 1 लाख खरीदे थे, लेकिन क्या उतना यूज हो गया सारा? क्या बोल देंगे कि सारा का सारा खर्चा हो गया? वो तो पड़ा हुआ है ना मेरे पास। तो खर्च मेरा क्या है? जो स्टोर्स यूज हुआ है ना, जो प्लास्टिक यूज हुआ है उसी को तो खर्चा बोलेंगे। भले ही 1 लाख हम लोग मतलब कि प्लास्टिक खरीदे, लेकिन हमने प्लास्टिक यूज कितना किया? मात्र 10,000। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। और 90,000 तो मेरा एसेट होगा ना, मेरे लिए पड़ा हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी है वो मेरा। तो 90,000 इज व्हाट अवर assets and 10,000 is what our expenses. Getting? ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल दिए। अब ऐसा नहीं कि 5 एग्जाम्पल दिए तो 5 ही है, वो क्वेश्चन में आपको चेक करेगा डिफरेंट डिफरेंट तरीका दे करके। आपको देखना क्या है, ध्यान ये देना है कि क्या उस खर्च का यूज डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यूज आया है या नहीं आया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फैक्ट्री में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया था, तो क्या उस बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने से मेरा गुड्स रॉ मटेरियल से बनकर फिनिश गुड्स हो गया था उतना देर में ना? तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा? नाउ यू आर वेरी मच रेडी कि आप समझ पाए कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 3 क्या है मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चार 5 लाइन ऊपर का छोड़ देना, 5-6 लाइन, और नीचे एक एग्जाम्पल करवाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या हुआ? सिंपल सिंपल मतलब समझ में आ रहा है। जितना भी आइटम हमने सेल किया है उसका क्या निकालना है मेरे को? कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट बोले तो गुड्स को बना करके बेचने में जितना खर्च हुआ, कौन सा गुड्स को, जितना गुड्स हम लोग बेचे हैं, किसका कॉस्ट निकालना है हम लोग को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालना है? नहीं, मेरे को किसका कॉस्ट निकालना है? उस आइटम का कॉस्ट निकालना है जो हम लोग क्या किए हैं, बेच दिए हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल, 1 लाख का सामान हम लोग खरीद के लाए, ठीक है, 1 लाख का सामान हम लोग खरीद के लाए साल भर में, और 20,000 का सामान बचा हुआ है ईयर कंप्लीट होने पे। तो बताओ कितने का सामान हमने बेचा? कोई फॉर्मूला लगाया क्या? ऐसे ही पता चल गया यार। 1 लाख का लाया, 20,000 बचे हुए, कितना बेचे? 80,000। ठीक है, फॉर्मूला लेकर पूछ रहे हैं। अब एक बात बताओ, 10,000 का सामान पहले से था मेरे पास, ठीक है, 1 लाख का परचेज किए और 20,000 का बचा हुआ है। तो बताओ कितने का सामान हमने बेचा? 90,000। 10,000 का पहले का सामान था, 1 लाख खरीद के लाए और बचा कितना? 20,000 बचा। तो कितने का सामान हमने बेचा? 90,000। क्लियर? फिर से कोई फॉर्मूला लगाया क्या? लेकिन मन ही मन तुम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम बाद में बताएंगे। तुम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं लेकिन तुम लोग झूठ बोल रहे हैं कि फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। ठीक है ना? चलो फिर से, 10,000 का सामान खरीदे, 1 लाख रुपए का हम लोग परचेज किए। जब हम लोग परचेज किए उसके साथ साथ में डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा पता है कितना हुआ? 30,000 रुपया। और बचा कितने का गुड्स है? 20,000 का। तो बताओ कि कितने का गुड्स हमने बेचा? 1,20,000 का। फिर से फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं लगाया। लेकिन अब एक फॉर्मूला लिखेंगे और 100% तुम लोग बोलेगा कि वही फॉर्मूला हम लगा रहे थे। ठीक है, चलो फॉर्मूला हम लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ठीक है, इसमें ऐड करो परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जो था उसमें क्या ऐड कर रहे थे हम लोग? परचेजेज। और डायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोग क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे, और घटा क्या रहे थे? क्लोजिंग स्टॉक। क्या यही काम कर रहा था क्या तुम लोग? ये कर रहा था ना? हम लोग क्या कर रहे थे? 10,000 में ओपनिंग स्टॉक में क्या कर रहे थे? ऐड परचेजेज ऐड कर रहे थे। कितने का? 1 लाख का। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना ऐड कर रहे थे? 30,000। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना घटा रहे थे? 20,000। और निकाले कितना कि 1,20,000। क्या निकला ये मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब उस गुड्स का कॉस्ट जो हमने क्या कर दिया है? बेच दिया है। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेज 45,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। कैलकुलेट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में लिखेंगे क्या? सीओ जीएस। कैलकुलेट क्या करना है? सीओ जीएस। चलो कैलकुलेट करो। कैसे निकाले हम? सीओ जीएस निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरा? सीओ जीएस इक्वल्स टू, सीओ जीएस बोले तो
COGS इक्वल्स टू व्हाट? क्या फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सब लोग यही लगाया क्या फॉर्मूला? देखो सॉल्व करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 20,000। परचेजेज कितना था? डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था? 15,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 10,000। कितना है बताओ? 70,000। ठीक है, और क्वेश्चन देंगे, और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अपने को पता थोड़ी है। सॉल्व करो। सॉल्व करने में सर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक, एक बात बोली, 65। कैसे? हमने आपको बताया था, एक चीज बताया था हमने आपको, दो जगह लोग काम करते हैं। पहले लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, और दूसरे लोग कहाँ काम करते हैं? शोरूम में या ऑफिस में। जनरली अगर कम स्किल वाले लोग या मतलब थोड़ा गरीब काइंड ऑफ लोग, थोड़ा मतलब कम प्रोफाइल वाले लोग कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में। ठीक है, मजदूर काइंड ऑफ लोग कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में। और शुरू में जनरली लोग टाई वाले लोग काम करते हैं, जो टाई पहनता है ऑफिस में बैठता है, यस सर, जी सर, ये सब करते हैं। ठीक है ना, वो लोग कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में। सैलरी किसको देते हैं? टाई वाले लोग को। ऑफिस वाले लोग को क्या करते हैं हम लोग? सैलरी देते हैं। और वेजेस किसको देते हैं? फैक्ट्री। तो सैलरी मेरा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट। और वेजेस क्या कहलाएगा मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंस। यहीं पे कैश था। तो चलो, ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था मेरा 20। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक था 20। परचेजेस कितना था? 45। और डायरेक्ट एक्सपेंस अभी नहीं पता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्यूल मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? 20,000। सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है? हाँ। टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो गया? 25,000। यहाँ पे लिख दें क्या? आंसर कितना आ गया? 65,000। ठीक है, एक सेकंड, लेट मी कैलकुलेट। 20,000 और 45,000, 65 और 20, 95 माइनस 15 कितना हो गया? 75,000 है। कितना होगा? 75,000। एग्जाम्पल 4 आओ। एग्जाम्पल 4 सॉल्व करना है। हाँ हाँ, वही निकालना है, कैलकुलेट सीओजीएस। इतना इतना कर रहे हैं ना, एक चीज और करो। आसानी से तुम लोग कैसे छोड़ दें? अब बनाओ। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला के साथ कुछ चेंजेस थोड़ी है। फिर से वही फॉर्मूला उठा करके लेके। ठीक है, चलो। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? 20,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक पे हमने लिख दिया 20,000। परचेज 45,000 का परचेज है, लेकिन 5,000 का रिटर्न भी कर दिया है। तो नेट परचेज कितना है? नेट परचेज वैसे नहीं, हमको फॉर्मूला बताओ। परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न कितना?
45 माइनस, एग्जाम में पूरा अंक चाहिए ना, कितना 40,000 प्लस कितना किया मैंने 40,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल तो नीचे नीचे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आएगा, ऑक्ट्री क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है लिखा मैंने 5,000। सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरीज, असली प्रॉब्लम का जड़ यही था, सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है ना। तो ये पता नहीं ऑथर लोग का क्या चूल इन लोग का मचता है कि दोनों को मिला करके लिखेंगे और बोलेंगे कि गेस गेस खेलो हम कौन है, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान देना है कि सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो हमको क्या एज्यूम करना है कि क्या है, सैलरी। एज वेजेज एंड सैलरीज लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या एज्यूम करना है, वेजेज। तो सर पहले ही बता देते गलती नहीं होता, तो गलती नहीं होता तो याद नहीं रहता ना। अब गलती तो आपको ये पता है कि हमने सैलरी लिखा था और वेजेज काट के करवाए तो आपको याद रहेगा एग्जाम में भी, ठीक है ना। तो सैलरी एंड वेजेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट है क्योंकि क्या ट्रीट करना है इसको, सैलरी, और सैलरी हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट, तो इसको कांटा लगा दिया। एंड वेजेज एंड सैलरी क्या है मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हमने लिख दिया डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना 5,000। कैरेज इनवर्ट्स क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको ऐड कर लेते हैं फिर से 5,000। और कैरेज आउटवर्ड्स क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस पे भी हमने क्या लगा दिया, काटा, ठीक है। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 15,000, तो यहाँ पे क्या करके 15,000 क्या करिए हमने लिख दिया। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे। अब बताओ कितना आंसर आया 65,000, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज सीखे कि परचेज सिर्फ परचेज नहीं था, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कीजिए, परचेजेज नहीं इसको नेट परचेज कीजिए, है ना। परचेज क्या था, नेट परचेज ना, मतलब नेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला में क्या चेंज किए, परचेज के आगे क्या लगा दिए नेट परचेज। ये जानबूझ के हम बाद में कटवा के करते हैं क्योंकि आपको याद रहेगा कि ये सब चीज हुआ था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या आएगा हमारा 4, लिखो कंसेप्ट 4। कंसेप्ट 4 है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अभी हमने क्या निकालना सीखा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमने सामान बेचा वो कितने में बेचा, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और अब आया क्या सर फ्रेंड, ग्रॉस प्रॉफिट। सपोज अभी के एग्जांपल में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया था 65,000, अभी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 65,000। अब 65,000 का चीज बेचे हम सपोज 80,000 में, 65,000 का जो कॉस्ट लगा, जो गुड्स बेची उसका कॉस्ट कितना था 65,000, उसको बेचे कितना में हम 80,000 में, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। कोई फॉर्मूला लगाया क्या, लेकिन लगाया यार, तुम तो झूठ बोलते हैं। फॉर्मूला क्या लगाया, सेल्स माइनस COGS, इसको क्या बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तुम लोग को लग रहा है कि कोई फॉर्मूला है क्या, याद करना पड़ेगा क्या, माने ये फॉर्मूला नहीं है, ये सब बेसिक इंस्टिंक्ट पे ये सब आंसर है, बट अकाउंट्स के फील्ड में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका आपको यूजेस बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। अब फिर से बताओ, एक क्वेश्चन पूछा है कि अभी मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था 65,000, सपोज इसको हम बेचते कितना में 60,000 में, तो क्या होता ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या, उसको लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग ग्रॉस लॉस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे क्या नाम रखते हैं ग्रॉस लॉस। तो हेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या लिख दो फिर एक साथ में साथ ग्रॉस लॉस, और इसको स्टार मार्क करके यहीं पे लिख देंगे इफ वैल्यू कम्स
negative, then we will call it ग्रॉस लॉस। जैसे 60,000 में कितना घटाए हम लोग, 65,000, तो निगेटिव आ जाएगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला, नेट नेट ये सेल था कि इसको भी नेट सेल्स कर दे, नेट सेल्स कर दीजिए आज, नहीं तो कल सर बाद में नेट सेल्स लिखवा ही देंगे, तो आज ही कर देते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और नेट परचेज का फॉर्मूला क्या था, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला और लिखवाएंगे, बट ये फॉर्मूला लिखवाने से पहले हम फॉर्मूला इसको बनवाएंगे तुम लोग से, ठीक है, पहले फॉर्मूला बनाएंगे फिर फॉर्मूला क्या करेंगे ऊपर लिखवाएंगे। अभी ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या क्या नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। इसको ब्रेक करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स रहने देते हैं, और सीओजी से क्या फॉर्मूला हुआ करता था, अच्छा ओपनिंग स्टॉक था पहले, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज, परचेजेज की जगह नेट परचेजेज था ना, नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो क्या होगा, आगे माइनस है तो फिगर्स क्या अलाइनमेंट चेंज हो जाता है क्या, अपोजिट हो जाता है ना अलाइनमेंट, जो प्लस था वो माइनस है, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। तो चलो ये वाला भी खेल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस, प्लस कैसे यार, माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेज। ये क्योंकि कोई कॉमर्स का है क्या क्वेश्चन, ये तो बचपन का क्वेश्चन है, मैथ्स है, फिर माइनस होगा क्या, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरा गलती नहीं है, फिर अपने स्कूल वाले मैडम को बुला के पूछना, सर पढ़ाते थे, हमारा किस्मत तो अच्छा था, मैडम थी। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जाके लिख देंगे सरिया के, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस 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 वाला एक बार लिख देते हैं, फिर माइनस वाला अलग लिख देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। ये भी एक तरीके का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला क्या हम लोग कुछ कोई डिफरेंट फॉर्मूला है क्या, आप ही लोग बनाए हैं, आप ही लोग बनाए, हम थोड़ी, मेरे को थोड़ी। ठीक है, एग्जाम्पल 1 करना है, क्या है, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेज 50,000, परचेज रिटर्न 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000, सेल्स 1,00,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ठीक है, मेरे को निकालना क्या क्या है, कैलकुलेट सीओजीएस एंड नेट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। चलो सॉल्व करते हैं, सीओजीएस फॉर्मूला बताओ, ओपनिंग स्टॉक परचेजेज या नेट परचेजेज, नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना था 10,000, नेट परचेज कितना हुआ, नेट परचेज निकालना था ना, नेट परचेज कितना था 50,000 माइनस
-5,000 ना, घटाना पड़ेगा ना, ये ना आएगा नेट परचेज। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 15,000, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000। कितना है सॉल्व करके 50, ठीक है। अब क्या निकालना है मेरे को, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स माइनस COGS, ठीक है। तो नेट सेल्स कितना है 1 लाख, सेल्स रिटर्न दिया नहीं है तो घटाने की कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। और ग्रॉस COGS कितना है 50,000। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत डिफिकल्ट था क्या, बस समझना क्या था कि 50,000 जो COGS निकाले इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 लाख में बिका, ये 1 लाख क्या है, इतने में गुड्स बिका, इतने में बिका, ठीक है ना। हिंदी में लिखे तो इतने में बिका, ठीक है। और इतना वैल्यू लगा, इतना वैल्यू का गुड्स बिका, है ना। अगर समझना है मेरे को शॉर्ट में तो मतलब यही था, इतने का गुड्स बिका और इतने वैल्यू का गुड्स बिका। सीओजीएस का मतलब क्या था, इतने वैल्यू का गुड्स बिका, 50,000 वैल्यू का गुड्स बिका, लेकिन वो बिका कितने में 1 लाख में। तो प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। आप लोगों को लग रहा होगा छुट्टी हो गया है, लेकिन छुट्टी नहीं हुआ है, 2 होमवर्क भी लिखना है फास्ट, नहीं पीडी। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, बना के लाएगा। कल आप लोग का क्लास रहेगा। और सुनो, कल के क्लास में का टाइमिंग चेंज थोड़ा सा, स्कूल तो बंद हो गया, नहीं बंद होगा, कितना छुट्टी